तीन टाइमिंग है, 5 o'clock, 6:30 और 8 o'clock। तो केमिस्ट्री की तुम्हारी ये दो टाइमिंग रहेंगी 4 डेज, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेना, जिसमें आ सकती हो बिल्कुल आना, अगर जिसमें मान लो नहीं आ पाते हो तुम तो वो यूट्यूब से देखना पड़ेगा हमें रिकॉर्डिंग, ठीक है। मैम 8 बजे वाली क्लास कब आएगी? डेली नहीं आएगी मैम? नहीं, वो डेली नहीं आएगी, हो सकता है वो फिजिक्स में हो या बायोलॉजी में हो, वो तुम पूछ लेना सर से और शिवानी मैम से, ठीक है। फिलहाल केमिस्ट्री का शेड्यूल यही रहेगा बच्चे, 4 दिन, मंडे, वेंसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। ठीक है बेटा अफसाना। ओके मैम। मैम सबके लिए ऐसा ही है? हाँ, सबके लिए, जितने भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो ग्रुप 1 और 6 के, उनके यही टाइमिंग का शेड्यूल रहेगा। सही ग्रुप ज्वाइन करा है मैंने। हर्षित 1 मिनट बच्चे बात करने दो, ठीक है अफसाना। मैम मैं 6:30 बजे वाली क्लास एक भी नहीं ले सकती हूँ, और 5 बजे से सिर्फ 6 बजे तक ले सकती हूँ डेली। कोई बात नहीं, आज 5 से 6 है ना, आज एक ले लो, कोई बात नहीं। जब कल कल तो वैसे ही रक्षाबंधन है, उसका ऑफ है, ठीक है। सैटरडे को भी तुम ले पाओगी, और जिस दिन नहीं ले पाती उस दिन रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, समझ रही हो मेरी बात। यस मैम। चले अब स्टार्ट करें क्या? आई थिंक लेट हो गया काफी। यस मैम। ओके चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबको पता चल गया ना टाइमिंग का? यस मैम। मैम तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, चलो यहाँ पे लिखे रहने देती हूँ, क्या पता स्टूडेंट को दोबारा नीड पड़ जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, अगर लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और हाँ बच्चे ये ध्यान रखना, हाँ कल का तुम्हारा ऑफ रहेगा रक्षाबंधन का, और इंडिपेंडेंस डे का भी ऑफ रहेगा तुम्हारा, ठीक है। ओके मैम। चलो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो बच्चे जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था, नोट्स बनाए थे ना आप लोगों ने, आज भी वैसे ही नोट्स बनाओगे। लिखो अपना टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और आज भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्योंकि कल का ऑफ है, कल हमारी क्लास नहीं होगी, तो कल के लिए होमवर्क दूंगी, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन आपकी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था बच्चे? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। कौन सी की थी बताओ? वेपर प्रेशर। RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा मुझे ये बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या था, डेफिनेशन बताओ मुझे उसकी। The properties which depend on number solute in the solution. of solute, not on the properties of. ओके हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन, बताओ, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नेचर और या बोल सकते हो आइडेंटिटी ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करता था। मैंने कहा था अगर तुम 1 मोल ग्लूकोज ले लेते हो, 1 मोल यूरिया ले लेते हो, तो दोनों के केस में जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा दोनों में ही सेम होगा। अगर तुम मान लो 1 मोल यूरिया ले लेते और 2 मोल ग्लूकोज ले लेते, तो दोनों के केस में वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होता, लेकिन वो वेपर प्रेशर जो होता दोनों का डिफरेंट होता, क्योंकि उस टाइम पे फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दिए, राइट। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज तो तुम्हें पता है ना कि अगर आप सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बच्चे? क्या हो जाता है? कम हो जाता है, कम कम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो लिखो, ये तो हर किसी में लिख ही लिया करो ये लाइन। जब आप सॉल्यूशन में बच्चे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो भैया बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। सही बात है कि नहीं बात है, बताओ। यस है ना? अच्छा चलो अब मुझे जल्दी से हैंड रेस करके ये बता दो बेटू, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मैं बताऊं? हाँ हैंड रेस करो तुम लोग, मैं पूछती हूँ बच्चे। चलो संध्या की सुन लेती हूँ, उसने बोल दिया। चलो चलो बेटा तुम भी बता दो संध्या। मैम बॉइलिंग पॉइंट हम वो होता है जिसमें हम किसी भी वाटर को एक टेम्परेचर पे जाके बर्न करते हैं, जिसकी वजह से मतलब कि उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल आ जाए।
ठीक है, ओके। हाँ पीयूष तुम बताओ। Ma'am, the point of temperature हाँ when vapor pressure becomes equals to the atmospheric pressure. ठीक है, वैसे मैं यही डेफिनेशन एक्सपेक्ट कर रही थी तुमसे, मैं ये वाली डेफिनेशन तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि भैया वो टेम्परेचर, मैम वो टेम्परेचर जिसपे पानी जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाली डेफिनेशन हम लोअर क्लासेस में बोलते थे बेटा। अब जैसे तुमने बोला बिल्कुल वही डेफिनेशन है, लिख लो। द टेम्परेचर at which vapor pressure become equal to atmospheric pressure। कितना होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर बच्चे? 1 bar. 1 atm। वेरी One गुड। 1 एटीएम बोल दो या 1 बार बोल दो, अप्रोक्सीमेट सेम ही वैल्यू होती है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 एटीएम बोल दो। मैम एक बार वैसे ये एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो इतना होता है, ठीक है। और मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है तुम्हारा? एक्सटर्नल है, बाहर का प्रेशर है। और वेपर प्रेशर किसका है बेटू? इंटरनल प्रेशर है। तो एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हमने कर लिया कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या चीज। अब देखो जैसे तुम पानी को बॉईल कर रहे हो, है ना, पानी को बॉईल करोगे, बॉईल होना, नीचे से वो बबल्स आने स्टार्ट होंगे, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। जैसे ही वो ऊपर जाएगा, लेकिन उसको कौन रोकेगा बच्चे? बाहर से। उसको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बाहर से रोकेगा। तो तभी बोला है जब आपका वेपर प्रेशर अंदर का, सार्थक मुझसे पूछ रहे हो क्या? तुम नहीं बताओगे क्या? तो वेपर प्रेशर बच्चे, वेपर प्रेशर जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको रोक रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं जब वेपर प्रेशर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब जो है वो क्या करने लग जाएगा? बॉईल करना लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो सार्थक ने पूछा है मैम 4 वो बताओ, डिफरेंस बताओ। बताओ भैया, तुम ही लोग बताओगे। पहला डिफरेंस कौन बताएगा? हैंड रेस करो। बताओ, फिर इसके बाद मैं तब तक ग्राफ बना रही हूँ, सोचो, सोच लो। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए मैम, क्या बताना है? इसने ये पूछा है सार्थक ने कि 4 डिफरेंस बताओ वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। हाँ, तब तक मैं डायग्राम बना लेती हूँ। और मेरे साथ साथ तो लिख रहे हो ना बेटा सारे? यस मैम। यस मैम। हाँ, किसी ने बताया क्या? हाँ, वेपर प्रेशर में जो वेपर के थ्रू प्रेशर लगता है वो वेपर प्रेशर होगा। ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा फिक्स होता है, जबकि वेपर प्रेशर अलग अलग प्योर कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग होता है। और 2 बता दिए, ये 2 और सार्थक खुद ढूंढ के आएगा। ठीक है सार्थक? हाँ बेटा। अच्छा, मुझे ये बताओ बच्चे, ये वाला ग्राफ मैंने सही बनाया है क्या कि वेपर प्रेशर के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, हाँ या ना? पहले बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, बताओ। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, ये बिल्कुल ठीक बनाया है क्या, हाँ या ना? यस यस मैम। तो अगर मैं बात करूं कि ये आपके सॉल्वेंट का है, ये आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और ये क्या है आपका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सपोज 1 एटीएम। तो जब ये वेपर प्रेशर इसके इक्वल हो जाएगा तो ये क्या होने लग जाएगा बच्चे? बॉयल होने लग जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर हुई? पहले तो ये बताओ, Yes, कोई ma'am. कि नहीं? मैम दोबारा बताओ। बच्चे मैंने कहा पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया ना ये ग्राफ ऐसे क्यों गया? वेपर प्रेशर क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। वेपर प्रेशर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मॉलिक्यूल्स की, तो भैया क्या होगा? वेपर बनेंगे, और जितने ज्यादा वेपर बनेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये समझ में आ गया? फिर मैंने कहा कि ये वाली जो लाइन, जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है बच्चे, ये डिनोट कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, तो जब ये वेपर प्रेशर इसके इक्वल हो जाएगा तब ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, तभी बोलोगे ना कि आपने जो सॉल्वेंट लिया है, सपोज पानी लिया है, वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया, हाँ या ना? यस मैम। चलो ठीक है। अगर मैं मान लू सॉल्वेंट में सॉल्यूशन को मिला दूं, सॉरी आई एम सो सॉरी, सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिला दूं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस ग्राफ को मैं ऐसे बनाऊं, बताओ हाँ या ना? हाँ या ना? ये सॉल्यूशन का हो गया, यस मैम। ये सॉल्यूशन का हो गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे बच्चे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के इक्वल यहाँ हो रहा था, सॉल्यूशन के केस में भैया उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसको ये कहीं यहाँ पे जाके बराबर होगा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के। अरे कौन बोल रहा है? अरे म्यूट करो जिसने अपना माइक वो करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कशिश बच्चे म्यूट योर सेल्फ बेटा। हाँ, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, सोलवेंट का भैया वेपर प्रेशर जब यहाँ पे मीट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है या उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा तो भैया वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल भैया सोल्यूट डाल दिया, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब जो सोलवेंट का भैया यहाँ पे आके बॉयल हो रहा था तो सोल्यूशन को उसको और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, वो यहाँ पे कहीं जाके बॉयल होगा। समझे इस बात को, हाँ या ना? यस मैम। जी मैम। अगर समझे तो यहाँ से भी आप देख सकते हो बच्चे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है इतना और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है बेटू इतना। आई थिंक ये डायग्राम मैंने क्लियर किया है, बताओ बोलो। यस मैम। चलो यस मैम। तो ये वाला जो बच्चे पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट है बच्चे? सॉल्यूशन का है। इसको मैं टीबी से दिखा रही हूँ, इसको मैं टीबी से दिखा रही हूँ। और ये किसका है बच्चे टेम्परेचर आपका? सॉल्वेंट का, जिसको मैं टीबी नोट से दिखा रही हूँ। किससे दिखा रही हूँ? प्योर सॉल्वेंट का टीबी नोट से दिखा रही हूँ। ठीक है, और जो इनके बीच डिफरेंस होगा वो क्या होगा बेटू? डेल्टा टी बी होगा, डेल्टा टी बी होगा। समझ में आया ग्राफ? तो आप देख पा रहे हैं ना सॉल्यूशन के केस में ज्यादा है टेम्परेचर, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। चलो यानी कि ग्राफ, हाँ कोई बोल रहा है क्या कुछ? यानी कि आई थिंक ग्राफ क्लियर हो चुका है। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ क्या बेटा? एक तो ना ओपन बोर्ड में ना ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं कलर के, व्हाइट कलर भी पता नहीं कहाँ चला गया। ओके, तो डेल्टा टीबी को मैं ऐसे लिख दूं क्या? टीबी नोट माइनस टीबी, बताओ। यस मैम। ठीक है, अब टीबी नोट क्या है बच्चे? लिखो इसको। टीबी नोट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, लिखो मेरे साथ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और बोर्ड में पता है आजकल ग्राफ पूछने लग गए, अगर तुम्हें पता हो बोर्ड में आजकल ग्राफ पूछने लग गए हैं कि आपको ऐसे ग्राफ बना देते और पूछते हैं बताओ भैया ये पॉइंट क्या है, तो तुम्हें अच्छे से ग्राफ आना चाहिए। अब ये मत कहना मैम हम तो जेईई नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो आप लोग बोर्ड, तो मैं बोर्ड का भी बताते हुए चलूंगी कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बच्चे प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लिखो इसको, फिर मैं आगे पेज करती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। कर दूं क्या आगे? नो मैम। ऐसा क्या लिख रहे हो? एक तो मैं इतना धीरे धीरे लिख रही हूँ बेटा अभी तो। मैम हाँ कर दो। कर दूं? मैम उस कंडीशन के लिए जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा। हाँ 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 हाँ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हो बेटा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो वेपर बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता। ठीक है, मैम वोलेटाइल का भी कर सकते हैं। हाँ वो डिपेंड करेगा बच्चे फिर किसका जो है, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे नॉन वोलेटाइल ही लेंगे क्योंकि बच्चे अगर आप वोलेटाइल लोगे तो भैया दोनों का वेपर बनेगा ना, दोनों का वेपर बनेगा। तो हमें सॉल्वेंट तो वोलेटाइल लेना है लेकिन सोल्यूट बच्चे नॉन वोलेटाइल लेना है, तभी आपका जो ओवरऑल वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, मैम अगर हम वोलेटाइल लेते हैं तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट से कम होता है ना? फिर बोलो। अगर हम वोलेटाइल सॉल्यूट लेते तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट से कम होता ना? डिपेंड करता है बच्चे की जो आपने सोल्यूट जो लिया है वोलेटाइल और जो आपने सॉल्वेंट लिया है वोलेटाइल, दोनों का वेपर प्रेशर क्या है। हो सकता है कि आपका सोल्यूट का वेपर प्रेशर ज्यादा हो, है ना?
उसमें कंडीशन लगेगी बच्चे कि आप कौन सा वोलेटाइल सोल्यूट ले रहे हो, वो डिपेंड करता है जो, क्योंकि हर प्योर कंपोनेंट का बच्चे अलग अलग वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया है। और यहाँ पे तो भैया हमने कंडीशन ही लगा दी कि, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ रहे हैं कि भैया जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, तो इसमें हम सोल्यूट लेंगे, नॉन वोलेटाइल लेंगे, और वो आपका सॉलिड सोल्यूट होगा जो बेसिकली वेपर नहीं बना पा रहा है। ठीक है अफसाना? यस मैम। ठीक है, आगे लिखो। टीबी क्या है बेटा? टीबी क्या है? बॉइलिंग TB पॉइंट ऑफ equal to सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। वेरी गुड। ठीक है, और डेल्टा टीबी क्या है तुम्हारा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको एक एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला बच्चे? एक्सपेरिमेंट जब किया तो देखा ये गया कि जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है विच इज योर डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है बच्चे यहाँ पे बताओ? मोलैलिटी। मोलैलिटी। मोलैलिटी का मेरे को बताओ क्या होती है मोलैलिटी? हैंड रेज करो। सिल्वी बताओ। मैम मोलेलिटी वो होती है किसी, अगर हम किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाल रहे हैं पर केजी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट? यस मैम। अब जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे बेटा तो क्या आएगा? केबी आएगा। अब केबी क्या है लिखो यहाँ पे बेटा। केबी क्या है? केबी है तुम्हारा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और क्या नाम होता है इसका? एब्यूलियो boiling point constant. एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये किसी भी नाम से आ सकता है, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है ओके, अगर मैं तुमसे यहाँ ये पूछूं बच्चे, मुझे यूनिट्स सॉरी मुझे यूनिट बता दो केबी की। यूनिट बता दो मुझे केबी की, तो कैसे निकालोगे बताओ? डेल्टा टीवी अपॉन में एम। हाँ, तो केबी क्या होगा? ऐसे निकालो यूनिट, डेल्टा टीबी बाय एम। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किस में होगा? केल्विन में होगा, राइट? और मोलैलिटी किस में होगी? मोल पर केजी में होगी। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बच्चे? केल्विन किलोग्राम मोल केजी पर मोल। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? केल्विन पर मोल केजी। ठीक है, ठीक है, क्या बोल दो? ऐसा Yes, क्या ma'am. बता दिया मैंने? Yes, ma'am. मैम ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो अब एक और फॉर्मूला करते हैं बच्चे, इसका आगे कर रही हूं मैं। डेल्टा टीबी कर दीजिए M था ना? क्या हुआ बेटा? हम एक चीज नोट नहीं कर रही। ये लो कर लो, मैं बस अभी तुम लिखो। हो गया? लिखो, मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है जी, तो इसका और फॉर्मूला क्या बन सकता है? इसको और मॉडिफाई करो। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 बाय M2 Multiply by W 1000. 1000 नहीं लिखना अभी, कोई भी बच्चा यहाँ पे पहले 1000 नहीं लिखेगा, मैं बताऊंगी कब लिखना है। मेरे को पता है तुम लोग 1000 कर लेते हो फिर गड़बड़ भी करते हो, मैंने बहुत बच्चों को देखा है ये सब करते हुए। पहले तो ये वाला लिखोगे आज फॉर्मूला, 1000 वाला अगर किसी ने याद कर रखा है तो दिमाग से निकाल दो, मैं बताऊंगी ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मैं बताऊंगी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिखो। W2 क्या है बच्चे? मास ऑफ सोल्यूट। लिखो, मास ऑफ सोल्यूट
W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। M2 क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। Kb तुम्हें पता चल गया क्या है, डेल्टा Tb भी तुम्हें पता है क्या है, और ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है तुम्हें। लिख लिया? यस मैम। नेक्स्ट स्टार बना के लिखो बच्चे, इफ Kb इज नॉट गिवन। वैसे तो बच्चे तुम्हें हर क्वेश्चन में ना Kb दिया होगा, जो आपके वैल्यू है मोलर एलिवेशन एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें दे रखी होगी, लेकिन अगर मान लो किसी केस में Kb की वैल्यू ही गिवन नहीं है और वही तुमसे पूछ लिया, तो उस केस में तुम फॉर्मूला यूज करोगे। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है अपना कॉम्पिटिटिव में, लेकिन फिर भी लिखो क्या होगा, Kb इज इक्वल टू R इंटू M1 इंटू TB स्क्वेयर डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन। तो ये तब लगाना है फॉर्मूला जब तुम्हें Kb की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, या तुम्हें बोल रखा हो कि भैया Kb निकाल दो। वैसे 99% केसेस में आपको Kb दे रखा होगा, इसीलिए न्यूमेरिकल इसी पे आते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूले पे, नीचे वाले पे नहीं आते हैं। लेकिन हम रिस्क क्यों ले भैया, रिस्क क्यों ले? ठीक है, तो ये वाला भी एक बार पढ़ लेना। R क्या है बच्चे? गैस कॉन्स्टेंट है। गैस कांस्टेंट की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। जूल पर केल्विन में आप 8.314 लेते हो, जूल पर केल्विन पर मोल में। कैलोरी में आप R की वैल्यू 2 लेते हो। ठीक है, एक बार देख लेना ये वैल्यू, अदरवाइज वैसे तुम्हें गिवन होती है एग्जाम में। M1 क्या है बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट है। डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ, हाँ वेरी गुड, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ध्यान रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही लगाएंगे। ठीक है, ओके, तो इससे ये पता चल गया आपका भैया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये मॉलिक्यूलर मास के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने तुम्हें बताया था कि RLVP भी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, और आपका डेल्टा TB क्या है? वो भी क्या है? मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए अलग अलग करके मॉलिक्यूलर मास, और तुमसे पूछा हो कि भैया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बता दो, तो तुम देख लेना जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, कम या ज्यादा? बताओ बेटा। कम होगी। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना, या एक जनरल लिख लो कि भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, TB क्या होगा? TB आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का। लिख लेना, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है। चले आगे, निहार लिया इसको? बताओ। ध्यान से सुनना, जो मेरे पास पहले से स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनको पता है, जो फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे हो मुझसे, ध्यान रखना जब भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, हम यूनिट को साथ लेके चलेंगे। लिख लो कहीं पे बेशक, जब भी फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, हम यूनिट को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, करें इसके एक बार न्यूमेरिकल, फिर मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कराऊंगी। करें इसके न्यूमेरिकल या पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ ले? बताओ क्या कहते हो? हम न्यूमेरिकल्स पहले चलो, ले इसका मैंने ये दे दिया क्या सोल्यूशन? चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं ये खुद ही करवाने वाली थी तुम्हें। देखो इसको ध्यान से पढ़ना, पहले क्या करते, जो जो गिवन है वो लिखो, इसको मत देखना आप। A solution containing 12.5 gram of an known electrolyte substance in 175 gram of water। तो यानी कि बच्चे आपको मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है? 12.5। ध्यान रखना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले रहे हो आप यहाँ पे, तभी आप बोलोगे कि भैया वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। दोनों वोलेटाइल ले लोगे तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि दोनों के दोनों वेपर बनाएंगे। समझ रहे हो आप? यस मैम। यस मैम। तब उस केस में टोटल प्रेशर बढ़ेगा। अगर मान लो आपने सोल्यूट और सोलवेंट भैया दोनों वोलेटाइल ले लिया,
और दोनों के भैया दोनों के दोनों वेपर बनाएंगे तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट की वजह से कुछ ऐड होके आएगा, तो टोटल वेपर प्रेशर उस केस में ज्यादा होगा, जबकि हम कुछ बिल्कुल ही अलग बात पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलो 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 स्टार्ट करो। W2 दे रखा है तुम्हें, W1 कितना दे रखा है 175 ग्राम। ठीक है, यही होगा। फिजिक्स में बच्चे आप वेट और मास को अलग अलग बोलेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में बच्चे टीचर्स मास और वेट को एक बोल देते हैं। ठीक है सार्थक, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे देखो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना दे रखा है 175 ग्राम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है, अरे क्वेश्चन सोल्व करो भाई। 0.70 केल्विन। मोलर मास निकालना है तुम्हें। अभी तुम इस फॉर्मूले को मत देखना, जो मैंने फॉर्मूला बताया वो लिखो। कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने, डेल्टा टीबी केबी इंटू W2 बाय M2 1/W1, यही वाला बताया था, हाँ या ना? Yes, ma'am. केबी की क्या वैल्यू है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अब एक काम करेंगे आप बच्चे, वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे विथ इसकी यूनिट। मैं भी रख रही हूँ, पहले एक काम करो, मेरा देखो, तुम मत करो, मेरा देखो मैं कैसे करूँ, ताकि तुम्हें पता चले कि मैम आपने 1000 क्यों नहीं रखा डायरेक्ट फॉर्मूले में। देखो डेल्टा टीबी क्या है बच्चे 0.70 केल्विन, राइट। केबी का लिखो, वैल्यू क्या है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, राइट। मास ऑफ सोल्यूट क्या है, जिसको मैंने W2 से डिनोट किया 12.5 ग्राम। M2 तुम्हें निकालना है, ठीक है। 1/W1 कितना है 175 ग्राम। लेकिन हमें मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें चाहिए होता है, बताओ बताओ बेटा। केजी में। केजी में चाहिए होता है, यानी कि भैया इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से, या ऊपर लगा दो इससे, ठीक है। अब वो आ जाएगा केजी में। अब पता चला ये 1000 कहाँ से आया। यस मैम। अब पता चला। तुम Yes. लोग क्या करते हो, डायरेक्ट लर्न कर लेते हो 1000, लेकिन एक्चुअल में वो कहाँ से आया, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा है हमें, और हमें चाहिए होता है केजी में, तब आया। इसलिए कह रही हूँ ये वाला फॉर्मूला एज इट इज मत लर्न करना, क्योंकि अगर बाय चांस आपने यहाँ पे 1000 लिख दिया और आपने मास ऑफ सॉल्वेंट को दोबारा केजी में कन्वर्ट कर दिया, तो आप ऊपर 6 जीरो लगा दोगे। समझे मेरी बात को, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जी मैम। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखोगे, यूनिट कन्वर्ट करना आपको आता है। तो एक काम करते हैं, अब यूनिट को कैंसिल करके देखते हैं बच्चे कौन कौन सी कैंसिल हो रही है। केल्विन से केल्विन गया, ठीक है, केजी से केजी गया, ठीक है, गया ना। अब आंसर किस में आ जाएगा, M2 किस में आ जाएगा बच्चे, ग्राम पर मोल में आ जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको 53 पॉइंट समथिंग आंसर मिलेगा। क्लियर है। तभी मैं ये बोलती हूँ हमेशा कि यूनिट को साथ लेके चलना। यूनिट की इंपॉर्टेंस समझ में आई क्या? हाँ बच्चा लोग बोलो। यस मैम। ठीक है, आप आज से ये वाला फॉर्मूला करेंगे। पता चला 1000 तो लगाए, केजी में करने के चक्कर में 3 जीरो और लगाए ऊपर, 6 जीरो, फिर तो कुछ और ही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए आज से ये वाला करेंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बेटा। यस मैम। जी मैम। चलो आगे चले ना, एक सेकेंड, 1 मिनट रुकना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे। 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, पहले वो लिखेंगे जो गिवन है। 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो उन्होंने क्या बोल दिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी बोल दिया, मतलब भैया आयंस नहीं बनाएंगे, पानी में डालने के बाद आयंस नहीं देंगे वो। इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट A एंड B, जिसकी KB की रेशियो है, एब्यूलोस्कोपिक रेशियो है 1:5। आपको डेल्टा TB A बाय डेल्टा TB B निकालना है। इजी है, निकालो। क्या आएगा इसका आंसर, निकालो बेटा। क्वेश्चन तो समझ में आया ना, ये दोबारा समझाऊं? समझाऊं क्या? आ गया मैम। चलो एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर मैं करवाऊंगी क्वेश्चन। बिल्कुल इजी है, आपका PYQ है ये, ठीक है, करो।
इसके बाद एक दो और क्वेश्चन है, फिर मैं वो कराऊंगी फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन समझाना एक बार। बच्चे ये बोला है कि तुम्हारे पास ना दो सॉल्वेंट है ए और बी, ठीक है। तो सॉल्वेंट है ए और बी, दोनों में ही 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला गया है, ठीक है। 100 ग्राम है तुम्हारा सॉल्वेंट, ठीक है, उसमें 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला गया है। आपको केबी की वैल्यू दे रखी है, केबी ऑफ ए बाय केबी ऑफ बी का रेशियो दे रखा है 1:5, राइट। आपसे पूछा है डेल्टा टीबी ए का डिवाइड बाय डेल्टा टीबी बी का रेशियो क्या होगा। जल्दी सॉल्व करो और मुझे कंफर्म करो क्या आंसर आएगा। समझ में आया क्वेश्चन? आलोक कह रहे हैं 1.1:5 होगा। 1.5 नहीं है वो, 1 रेशियो है बेटा, वही कह रहे हो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बाकी का देखते हैं क्या होगा। करो करो, कर रहे हो ना सारे ट्राई? यस मैम। करो। मैम ऑप्शन सी ही होगा। सी होगा, ओके। किसने बोला? नस ने? पीयूष। पीयूष, ओके। डिम्पल इज सेइंग 1:5, शायद इज सेइंग ए। आओ सीसी वाले आओ, मैं देखना चाहती हूँ सी कौन कह रहा है। संध्या, आयुष, ओके, साक्षी, शोएब, वेरी गुड, स्तुति। चलो, मतलब अगर ये पेपर तुम्हारा सॉरी ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा दोबारा आता है, कंसेप्ट तो तुम करके आओगे। बिल्कुल सही है, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। कुछ मुश्किल था क्या इसमें? मुझे तो नहीं लगा मुश्किल। सीधा फॉर्मूला No, लगाओ ma'am. बच्चे। डेल्टा टीबी क्या है? केबी इंटू एम है, ठीक है। केबी ऑफ ए, सॉल्वेंट क्योंकि दोनों डिफरेंट है इसलिए केबी की वैल्यू भी डिफरेंट है। ध्यान रखना, केबी की वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। तो आप एक चीज देख पा रहे हो क्या बच्चे? जो मोलैलिटी है दोनों के केस में, दोनों में ही 1 ग्राम ही सोल्यूट मिलाया गया है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। चाहे बेशक अलग अलग है सॉल्वेंट, ठीक है, हमें नेचर पे तो डिपेंड नहीं करता ना, ठीक है। हम ये देखेंगे कितना डाला, तो 1 ग्राम डाला 100 ग्राम में, दूसरा वाला भी भैया डाला 1 ग्राम 100 ग्राम सॉल्वेंट में। तो मोलैलिटी क्या है दोनों केस में? सेम है, तो काट दो इसको। तो केबी ए बाय केबी बी का रेशियो क्या है? 1:5। तो डेल्टा टीबी ऑफ ए बाय डेल्टा टीबी ऑफ बी का रेशियो भी क्या आ जाएगा? 1:5। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. जी आगे मैम। चलो। ये वाला, एक सेकंड, ये वाला उससे आ गया, आरएलवीपी से आ गया ये क्वेश्चन। कोई बात नहीं, कर लो। तुमने किया ना आरएलवीपी, मैंने पढ़ाया ना तुम्हें, कोई बात नहीं, करो इसका बच्चे। इस सेट ऑफ सॉल्यूशन, तुम्हें अलग अलग सेट दे रखे हैं बच्चे सॉल्यूशन के। यूजिंग 180 ग्राम ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास दे रखा है बच्चे, एंड 10 ग्राम ऑफ डिफरेंट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स ए बी सी, ठीक है। ए बी सी है, इनका जो मास ऑफ सोल्यूट है सबका 10-10 ग्राम है, 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम, ठीक है। द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ दीज सोल्यूट आर इन द ऑर्डर, ऑर्डर बताना है। जबकि मॉलिक्यूलर मास इसका 100 दे रखा है, बी वाले का 200 और सी वाले का 10,000। तो आपको ऑर्डर बताना है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि क्या ऑर्डर होगा, ए बी सी या डी। बताओ बच्चा लोग, क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो ये बताओ, आरएलवीपी का ऑर्डर बताना है। आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. करो फिर। आरएलवीपी का ऑर्डर बताना है। आपको हम मोलर option मास दे रखा है, ए ए ए ए ए।
आलोक आई एम सेइंग बच्चे, तीन आपके पास ABC सॉल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास है 10-10 ग्राम है हर किसी में, राइट, और सबका मोलर मास अलग अलग है। आपसे पूछा है जो RLVP का ऑर्डर होगा ABC के लिए वो क्या होगा, तो मैंने तुम्हें बोला था कि भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बताओ, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, RLVP, तो देख लो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है, C का, तो भैया सबसे वैल्यू उसकी कम होगी, फिर B की, A की सबसे ज्यादा होगी, तो ऑप्शन A ही रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सबको? यस मैम। कोई ऐसा स्टूडेंट है तो मुझे अनम्यूट करके बोल सकता है कि मैम ये चीज क्लियर कर दो, तो ये भी तुम्हारा PYQ ही है। चलो चले आगे। देखो मैं Yes, ma'am. यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं जितना प्रैक्टिस हो सकता है करा दूंगी, लेकिन एंड में जो सबसे ज्यादा एफर्ट मारना है वो तुम्हें मारना है, समझ रहे हो मेरी बात को? तुम अगर मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन सोल्व करवा रही हूँ तो तुम घर पे 40 क्वेश्चन सोल्व करने की लिमिट, अपनी कैपेबिलिटी रखते हो, राइट? तो जितना मुझसे हो पाएगा यहाँ पे मैं उतना करवाऊंगी बच्चे, लेकिन आपको घर पे जाके भी पूरा अपना सेल्फ स्टडी पे फोकस करना, ठीक है? चलो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डालो बच्चे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बताओ, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? बर्फ कौन से टेम्परेचर पे जमती है भैया? 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री से कम, ठीक है, इसलिए वर्ड यूज हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं बच्चे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या था? हाँ हाँ बोलो, क्या मैम हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमना भी शुरू होता है और वही 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पिघलना भी शुरू होता है, ऐसा कैसे? 0 डिग्री पे बर्फ पिघलना भी शुरू होता है, हाँ, और पानी जमना भी शुरू होता है, ऐसा कैसे? ठीक है? तो ये वाला आप कंसेप्ट पूछ रहे हो केमिकल बॉन्डिंग में से, राइट? मैम 11th का याद आ गया ना, 0 डिग्री सेल्सियस से। जिसमें आपका वो आइस का स्ट्रक्चर बना रखा होता है, आइस का स्ट्रक्चर, वो उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है उसकी वजह से, राइट? ऐसा कुछ पूछ रहे हो क्या? मैम वो थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे हम, तो उसमें हमने पढ़ा था कि बर्फ को जब हम आइसोलेटेड उसमें रखते हैं बॉक्स में, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो वहां पे अंदर पिघलना भी शुरू होता है, सॉरी इक्विलिब्रियम बारे में, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जमना भी शुरू होता है, जिसके कारण इक्विलिब्रियम बैठ जाता है उनके बीच में। लेकिन वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल भी रहा है और जम भी रहा है, वो कैसे? किसमें पढ़ा था, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बेटा? केमिस्ट्री में। ओके, सार्थक ही सेइंग ना, सार्थक तुम बोल रहे हो ना? हाँ मैम। बच्चे इसको डिस्कस करेंगे, हम डेफिनेटली करेंगे, लेकिन एक बार ये वाला समझ लो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, नहीं तो पता चलेगा 6:30 यहीं बज गई और मेरा दूसरा बैच स्टार्ट हो गया, ठीक है? इसको डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, ठीक है? ओके मैम। हाँ, अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दो, अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दो, ठीक है? तो बच्चे बॉइलिंग पॉइंट क्या था? बॉइलिंग पॉइंट मैंने तुम्हें क्या बताया था कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लिखो, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? द टेम्परेचर, हाँ, एट विच द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू, बताओ, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज, ठीक है? हाँ मैंने आलोक देख लिया बेटा, ठीक लिखा है तुमने कि भैया जब लिक्विड फेज, जो लिक्विड फेज में है, जो आपका सॉल्वेंट है लिक्विड, उसका वेपर प्रेशर जब आपके सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा, तब आप वहां पे बोलोगे फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है। तो जैसे हमने बच्चे उसके लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए ग्राफ देखा था, इसके लिए भी हम ग्राफ देखेंगे। तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ ग्राफ, तुम भी मेरे साथ बनाना, ठीक है? इसका ग्राफ थोड़ा अलग सा है, मतलब सेम है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर आएगा, यहाँ पे टेम्परेचर आएगा, ठीक है?
एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ ऐसे बनाऊं, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे उसका भी दिखाना है, एक मिनट रुको। प्योर सॉल्वेंट का दिखाऊं तो बताओ ये ठीक है कि नहीं, कि भैया वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्वेंट का टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन का क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। देखो इस तरह से, हाँ या ना? देख रहे हो ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है। लेकिन हमने क्या बोला कि जब भैया लिक्विड प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा तब आ जाएगा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक काम कर रही हूँ मैं, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाना। देख पा रहे हो क्या, ये है आपका सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो जब ये वाला पॉइंट, ये सबको दिख रहा है क्या ग्रीन से जो मैं दिखा रही हूँ, ये वाला पॉइंट? यस मैम। इस पॉइंट पे बच्चे आपका जो पानी है वो फ्रीज हो जाएगा, मतलब इस टाइम पे जो है फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा प्योर सॉल्वेंट का, जब आपका सॉलिड सॉल्वेंट का और भैया ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसको आप बोलोगे TF नोट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जबकि मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो बच्चे जब आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, देखो मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, तो देख पा रहे हो क्या, उसका टेम्परेचर आपको कम लेके जाना पड़ेगा। देख पा रहे हो क्या, यहाँ पे जब आएगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तब जाके जो होगा फ्रीजिंग पॉइंट आएगा सॉल्यूशन का। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज TF, हाँ या ना? यस मैम। जो पहले 0 डिग्री पे आपका पानी जम रहा था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से उसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया। तो आप देख पा रहे हो टेम्परेचर पीछे जा चुका है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बच्चे, डेल्टा TF होगा। क्या होगा बेटा, डेल्टा TF। तो यहाँ पे लिख लो डेल्टा TF क्या है, TF माइनस TF नोट। डेल्टा TF क्या है बच्चे, डिप्रेशन इन बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और TF नोट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये ग्राफ सबको पता होना चाहिए। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या किया था, उल्टा था, उसमें TB नोट माइनस TB था, और डेल्टा TF में क्या है, TF माइनस TF नोट है। तो ध्यान रखना, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। ठीक है मैम। एक सेकेंड TF नोट माइनस TF, सॉरी यही बोल रहे थे क्या? यस मैम। हाँ, TF नोट माइनस TF आएगा, सॉरी। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भैया कम हो गया है, 0 डिग्री से भी कम हो गया है, तो प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का कम होगा। ठीक है, इसका अच्छा सा एग्जांपल कौन देने वाला है, अच्छा सा एग्जांपल अनम्यूट करके बताओ मुझे, कौन देगा? बता दो। ये तो पता चल ही गया होगा ना, रोड पे NaCl क्यों डालते हैं? यस मैम। जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है जिस एरिया में, उस बर्फ को खत्म करने के लिए, ताकि हम वहां पे जो ड्राइविंग है वो स्मूथ की जाए, तो उसमें हम क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, राइट। डाल तो आप और भी सोल्यूट सकते हो, लेकिन क्योंकि आपका नमक सबसे ज्यादा चीप होता है तो वही यूज करते हैं। तो NaCl डालने से क्या होता है बच्चे, वैसे तो उसका 0 डिग्री पे भैया वो फ्रीज हो रहा था, लेकिन जैसे आपने उसमें NaCl डाला, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया बच्चे, बताओ, कम हो गया। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, ठंडक तो रहेगी, लेकिन क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर उससे कम है, इस वजह से आपकी आइस क्या हो जाएगी बच्चे, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसी ही एक और एग्जांपल है आपका, जो आप देखा होगा, आइसक्रीम सेलर। तीले वाली कुल्फी खाई है क्या सबने? यस मैम। तीले वाली कुल्फी वो क्या करता है, वेंडर वो क्या करता है, जो उसके ऊपर वो रेड कलर का होता है मोस्टली, वो कंटेनर लाता है, उसमें उसने आइस डाल रखा होता है।
देखा है कभी किसी ने? और उसमें हाथ मार के वो तीले वाली कुल्फी का वो निकालता है और निकाल के आपको दे देता है। मैम उस पे तो नमक छीट रखी होती है ना, क्या सार्थक? नमक छीट रखी होती है उस पे। मैं बता रही हूँ, चलो सार्थक ही बता देगा, उसको आता है। हाँ सार्थक, एक्सप्लेन करो। नहीं मैम सॉरी मैम, आप ही बता दो, आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। नहीं नहीं, कर दो, मैं तुम्हें करेक्ट कर दूंगी बच्चे, मैं सच में बोलूं, बोलो। मैम हमारे सर ने तो ऐसे बताया था कि ये जो कुल्फी होती है उसमें ना बर्फ के साथ नमक भी डालते हैं ताकि हाँ वो हाँ, ज्यादा देर तक जल्दी ठंडा रहे। पिघले ना। हाँ बिल्कुल ठीक बोला सार्थक ने बच्चे। जैसे मान लो ये उसका डब्बा है, ठीक है, यहाँ पे उसने मान लो कुल्फियां रखी हुई है उसमें बंद करके, और यहाँ पे बर्फ है। तो बच्चे वहां पे सिर्फ बर्फ नहीं होता, वो जो आपका वो आइसक्रीम सेलर होता है उसमें आइस प्लस सोल्ट का मिक्सचर डालता है, आइस प्लस सोल्ट का मिक्सचर डालता है। क्योंकि अगर वो सिर्फ आइस रखेगा तो क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री से ज्यादा हुआ, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो वो पिघल जाएगी फिर, है ना। तो वो क्या करता है, उसमें सोल्ट का मिक्सचर और डालता है, आइस में सोल्ट और डालता है, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 से कम हो जाता है। तो 0 से कम होने की वजह से क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक जो है आपकी आइसक्रीम जो है वो मेल्ट नहीं होती है, ठीक है, वैसे ही रहती है। समझे कि नहीं? जी मैम। मैम। ठीक है, इसीलिए, नहीं तो वो तो पिघल जाए। अब सोल्ट का मिक्सचर भैया उसने डाला तभी वो काफी टाइम तक ठंडी मिलती है, इसलिए वो आइसक्रीम आपको मेल्ट हुई हुई नहीं मिलती, बिल्कुल एकदम चिल्ड चिल्ड मिलती है। ठीक है, रीजन क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, चलो। अब क्या लिखा, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चे मोलालिटी, बिल्कुल सेम है जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया था, के बी इंटू एम, सॉरी के एफ इंटू एम। के एफ इंटू एम। बच्चे एल्कोहल को ना एक्चुअली हम क्या, जिसने भी मेरे से पूछा है, एल्कोहल को बच्चे हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में नहीं काउंट करते हैं। पहली बात तो ये थोड़ा ध्यान रखना, एल्कोहल इतना अच्छा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं है। तो पूरे तरीके से ये चीज बोलना कि एल्कोहल एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो सही नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो किसी क्वेश्चन में जबरदस्ती बोल दिया कि भैया इसको कंसिडर ही करो एल्कोहल को नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, फिर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एग्जांपल हर चीज में तो वो है। हाँ, अरे बच्चे म्यूट कर लो। केएफ क्या है यहाँ पे बच्चे लिखो, केएफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बच्चे जल्दी करना पड़ेगा, टाइम हो। क्रायो और क्रायो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। हाँ ठीक है। डेल्टा टीएफ आपको ऑलरेडी पता चल गया क्या होता है डेल्टा टीएफ, फिर लिख रही हूं मैं, टीएफ नोट माइनस टीएफ। टीएफ नोट क्या है बच्चे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और डेल्टा टीएफ क्या है बच्चे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दो जैसे उसको किया था, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ W2 by M2 1 by W1। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। और यहाँ पे नोट डाउन कर लो, W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है। W2 क्या है बेटा, मास ऑफ सोल्यूट है, लिख लो अपने आप। W2 मास ऑफ सोल्यूट, M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, और W1 मास ऑफ सॉल्वेंट। सेम बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही होगा बच्चे। KF की यूनिट क्या होगी, जो उसकी यूनिट थी, केल्विन पर मोल केजी, केल्विन पर मोल केजी। ठीक है, अगर आप वैसे तो केएफ आपको हर अलग और केएफ की वैल्यू डिपेंड करती है बच्चे नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, तो हर अलग सॉल्वेंट के लिए आपको केएफ की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको केएफ की वैल्यू 95 या 95% केसेस में आपको दे रखी होगी एग्जाम में। अगर मान लो किसी केस में निकालने के लिए बोल दे कि भैया केएफ निकाल दो, तो उस केस में जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो ये वाला लगाएंगे, R इंटू M1 इंटू TF स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा H वेपर, सॉरी डेल्टा H फ्यूजन, इसमें फ्यूजन लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप इसमें मेल्ट करवाओगे ना, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग, और वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है, वेपर बनेंगे।
तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। आर गैस कांस्टेंट है, M1 तुम्हारा मास ऑफ सॉल्वेंट है, TF तुम्हारा भैया फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, डेल्टा H फ्यूजन है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, ये भी ध्यान रखना सॉल्वेंट। तो बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ग्राफ में डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। बस उसमें डेल्टा T भी था, इसमें डेल्टा TF हो गया। तो एक बार इसको जल्दी से लिखो बच्चे, हमें न्यूमेरिकल करने हैं इसके। कर लिया क्या? Yes, ma'am. मैम 1 मिनट, करें स्टार्ट न्यूमेरिकल? मैम 1 सेकंड। कर लो कर लो। मैम क्लास कब तक चलेगी? बस बच्चे जैसे ही वो न्यूमेरिकल हो जाएंगे मैं छोड़ दूंगी बेटा। नहीं आलोक, आज सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहाँ से हो जाएंगी, नेक्स्ट में मैं वो वाली कराऊंगी ना, ऑस्मोटिक प्रेशर रह गया और एबनॉर्मल मास भी स्टार्ट करा दूँ, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे, इसका वैसे सॉल्यूशन मैम दे एक दिया बार मैंने। बैक कर दो, क्या करूं? बैक पेज कर दो। हे भगवान हर्षित, इतनी धीरे लिखता है बेटा। कर लिया? यस मैम। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। What should be the depression on freezing point बच्चे? डेल्टा TF you have to find out डेल्टा TF 17 ग्राम। देखो, हाँ देखो बच्चे, अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम अल्कोहल और वाटर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो मैंने कहा था अगर अल्कोहल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं है तुम्हारा, ध्यान से सुनना, तो आप नहीं बोलोगे, लेकिन जबरदस्ती अगर किसी क्वेश्चन में लिख दिया कि भैया C2H5OH इज अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो मतलब अल्कोहल और पानी का मिक्सचर भी बिहेव करेगा एज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चे, जिसने पूछा था क्लियर हो गया? W2 क्या है? 17 ग्राम है। W1 क्या है बच्चे? 1000 ग्राम है। KF आपको ऑलरेडी दे रखा है 1.86 इंटू केल्विन kg पर मोल। M2 निकालना है क्या? डेल्टा TF निकालना है। M2 क्या होगा C2H5 का? बताओ मुझे, C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास बताओ जल्दी। बोलोगे थोड़ी ना अब। 46। ठीक है, इसको पुट करो बच्चे, जो मैंने आपको बताया था एक बार मैं फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेल्टा TF तुम्हें निकालना है, राइट? KF की वैल्यू है, लिखो विद यूनिट, फिर से बोलो यूनिट को मत भूलना। W2 कितना है? 17 ग्राम। M2 कितना है? 46 ग्राम पर मोल, राइट? 1/W1। W1 कितना है? 1000 ग्राम, जबकि kg में चाहिए होता है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो kg से kg गया, पर मोल से पर मोल गया, ग्राम से ग्राम गया, तो डेल्टा TF किस में आ जाएगा बच्चे? केल्विन में आ जाएगा, उसको सेल्सियस में चेंज कर लेना। ठीक है क्या? बोलो। Yes, ma'am. डेल्टा TF सॉल्व कर लेना, आपका आ जाएगा 0.687 डिग्री सेल्सियस, उसको माइनस कर लेना भैया, ठीक है? कर लोगे ये? फिर से बोलो, यूनिट को साथ लेके चलेंगे, राइट? चलो आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। एलिवेशन और एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 केल्विन। The depression in freezing point of 2 molar solution of glucose in the same solvent is 2 Kelvin. Relationship बताना है KB और KF में। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या पूछा गया है? डेल्टा TB आपको दे रखा है 2 केल्विन, मोलैलिटी दे रखी है 1 मोलल, डेल्टा TF दे रखा है बच्चे आपको 2 केल्विन, और आपको M दे रखा है मोलैलिटी 2 मोलल। बच्चे ऐसे हवा में तीर नहीं चलाने बेटा, सॉल्व करके देखो ना क्या आएगा रिलेशनशिप KB और KF में। निकालो KB और KF की वैल्यू, फिर देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। सॉल्व करो उसको बेटा। इसके बाद आई थिंक एक और क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन घर के लिए दूंगी। सार्थक तुमने बेटा अपना क्वेश्चन नहीं लिखा, फिर मेरे को अगर नेक्स्ट टाइम मैं भूल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अपना क्वेश्चन लिख दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी उसका, और बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना, क्योंकि तुमने अगर एक आइसोलेटेड वाला वर्ड इधर का उधर कर दिया ना फिर दिक्कत हो जाएगी।
तो जल्दी से एक बार मेरे को अपना क्वेश्चन लिख दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी। और कल का ऑफ है सबका, ठीक है, कल का ऑफ है। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। मैम सेम टू यू। मैं सोल्व करूं क्या? केबी की 2 आ जाएगी वैल्यू और केएफ की क्या आ जाएगी? केएफ की 1 आ जाएगी। अब देख लो क्या है रिलेशन। अगर मैं केएफ को, हाँ बोलो बोलो। मैम बी ऑप्शन होगा ना? बी ऑप्शन होगा बच्चे। एक मिनट कलर ले ले तू कोई और। ठीक है, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे केएफ को तो भैया वो केबी के इक्वल नहीं आ जाएगा क्या? हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो ऑप्शन बच्चे तुम्हारा बी रहेगा। स्तुति इज सेइंग राइट, स्तुति ने बिल्कुल सही कहा है कि केबी इज इक्वल टू 2 ऑफ केएफ आएगा। क्लियर है? 22 कहाँ से लिख दिया बेटा? वो डबल लाइन हो गया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हो जाएगा क्या? कोई ऐसा है जिसका नहीं होगा? क्योंकि बच्चे लीव कर रहे हैं, बच्चे उनको कहीं जाना है, तुम जल्दी करो। हो गया मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। बच्चे जिसको जाना है जरूरी वो जा सकता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। एक सेकेंड रुको। जिसको अर्जेंट जाना है एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये 8 क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो सबके लिए है, होमवर्क के लिए है ये 4 क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर 3 क्वेश्चन है। तो ये 7 क्वेश्चन घर पे बैठ के कर लेना, कल तुम्हारा ऑफ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और जिसको जाना है वो भी जा सकता है। डन मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। और मुझे बताओ क्या आएगा इसका आंसर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% एक्वस सॉल्यूशन ऑन y ऑफ y। इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x इज a, देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y। करो इसको सोल्व। 4% का मतलब क्या है? 4 ग्राम इन 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन, बताओगे क्या? 100 ग्राम। प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यानी कि इसमें पानी कितना है, सॉल्वेंट कितना है? 96 ग्राम। 96 ग्राम। जल्दी से वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। 96 ग्राम। ऐसे ही 3% सॉरी 12% के लिए क्या हो जाएगा? 12 ग्राम तुम्हारा मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, यानी कि W2। और 100 में से 12 गया 88। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। बी किस किस का आ रहा है? 3A आ गया, अनमोल का, शायद का बी, आलोक का बी, आयुष का बी। बाकी दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट भैया सेम है। मोलैलिटी ऑफ x इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ y। पुट कर लेना वैल्यू। कर लोगे क्या? यस मैम। 12 ग्राम बाय किसका निकालना है? मोलिकुलर मास y का निकालना है बच्चे, और 1 बाय 88। इसको सोल्व कर लेना। तुम्हारा जो y आएगा बच्चे वो आ जाएगा 3A के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। कुछ नहीं करना था, बस दोनों को इक्वल करना था बच्चे, और अपनी वैल्यू पुट कर देते, क्योंकि केएफ की वैल्यू तुम्हें सेम दे रखी है। ठीक है,
तो आपको दिखाना था मोलैलिटी ऑफ x इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ y, वैल्यू पुट करनी थी और आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 3a। सोल्व कर लेना इसको, 4 3 पे चला जाएगा ये, और ये देख लेना किस पे गया, 32 पे गया। हाँ 3.22 आएगा, अप्रोक्सीमेट 3a। ठीक है, बाकी इसके स्क्रीनशॉट ले लिए क्या तुमने? मैम जिस पेज पे 3 क्वेश्चन था उसे फिर से दिखाइए। क्या बच्चे क्या कह रहे हो? जिस पेज पे 3 क्वेश्चन था उसे फिर से दिखाइए। कौन सा, ये वाला? नहीं 3 क्वेश्चन एक साथ। अच्छा हाँ ये वाला, अच्छा ये वाला, हाँ ले लिया क्या सबने स्क्रीनशॉट? यस मैम। ओके, तो बच्चे आज के लिए इतना ही रखेंगे। 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई अपनी, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई है जितना मैं करवा सकती थी। बाकी ये अपना घर के लिए ले लेना, कल ऑफ है तुम्हारा, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ओके, 4-5 बच्चे तो लीव भी कर गए हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये नहीं कि मस्ती मारनी है, अपना पढ़ाई करना है, एंजॉय भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। बाय मैम। बाय बेटा, बंद करना, दिखा रही हूँ बेटा। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू बेटा। हैप्पी रक्षाबंधन मैम। हाँ मैंने कहा एंजॉय तो करना ही, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि एंजॉय भी मत करना, ठीक है? लेकिन पढ़ाई भी कर लेना थोड़ी बहुत। 4th वाली कौन सी स्लाइड है बच्चे? ये वाली क्या? कौन सी स्लाइड है बच्चे? मेरे को नहीं पता कौन सी कह रहे हो आप। मैम 4 क्वेश्चंस थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो। ओके मैम। चलो अब लीव कर सकते हो बेटा। हैप्पी रक्षाबंधन बच्चे, हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन मैम। लीव कर सकते हो बेटा। गुड इवनिंग मैम। आलोक क्या हो गया, रो क्यों रहे हो?